हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव बहादुर सिंह फिर से आपके साथ संविधान लेकर हाजिर हूँ। किसी कारणवश बीच में टाइम नहीं मिला तो हमारे लेक्चर आना बंद हो गए थे। फिर से हम लोग जीएस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और संविधान का भाग 2 देखते हैं। और भाग 2 में आप जानते हैं कि क्या दिया हुआ, नागरिकता। और नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अब सबसे पहले हम लोग बात यह करें कि नागरिकता क्या होती है। नागरिकता वास्तव में किसी व्यक्ति के वो अधिकार होते हैं जो उस देश का निवासी होता है, और सभी को नागरिकता नहीं दी जाती। उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है, उसी व्यक्ति को वो संवैधानिक अधिकार दिया जाता है जो उस व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से, आत्मिक रूप से देश के राष्ट्र हित के लिए भागीदार हो। उसके परीक्षण कुछ किए जाते हैं, तभी माना जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ का नागरिक है या उसका जन्म यहाँ हुआ हो, तभी वो यहाँ से प्रेम करेगा। कहते नहीं, धरती हमारी माँ है तो देश हमारे पिता है, माँ है। ये जो भी हमारा क्या कहते हैं कथन है, उन पे अगर गौर किया जाए, देखा जाए तो वो भी नागरिकता से ही रिलेटेड है। इसमें सबसे पहली बात जो की थी वो अरस्तु महोदय ने की थी। और अरस्तु जानते हैं, उन्होंने बताया था कि देश क्या होता है, नागरिकता क्या होती है, और नागरिक क्या होता है, उनके कर्तव्य क्या होते हैं और उनके अधिकार क्या होते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जो सिटीजनशिप की बात होती है, सिटीजनशिप में 2 तरह के लोग किसी देश में रहते हैं। एक वो लोग जो उस देश के नागरिक यानी कि नागरिकता प्राप्त है, दूसरे वो लोग जो नागरिकता जिनको प्राप्त नहीं है। ठीक है। अब ये एक प्रकार का कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद कितने, 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णित किया गया है कि नागरिकता वास्तव में है क्या और किन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। ठीक है। और जिनको नागरिकता मिलती है उन्हें क्या क्या अधिकार मिलते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उन्हें ये अधिकार मिलते हैं, नंबर 1 चुनाव में भागीदारी, दूसरा राइट टू वोट, किसी को चुनने में भागीदारी, और क्या, संवैधानिक पद में वो अपना दावेदारी कर सकता है, यानी किसी भी संवैधानिक पद पे वो आसीन हो सकता है यदि वो भारत का नागरिक हो। क्योंकि जानते हैं किसी संवैधानिक पद पे बैठने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, तभी वो उस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है या आवेदन कर सकता है, अन्यथा के केस में नहीं। जो भी पद संवैधानिक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नौकरियों में आरक्षण, ये बहुत तरह की जो सुविधाएं हैं, बोलने आदि के अधिकार, वो सब क्या हैं, कहाँ के अधिकार हैं, वो इसी संवैधानिक अधिकार के तहत ऐसा काम किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इसमें कि जो नागरिकता है वो कितने भागों में विभाजित है, 5 भागों में। 5 भागों में से पहला क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कब बात करते हैं, संविधान के प्रारंभ में। संविधान का प्रारंभ कब से माना जाता है, 26 जनवरी 1950 से। यानी हमारे देश का नागरिकता कब लागू हुई थी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। 26 जनवरी 1950 को ही जितने लोग भारत में रहते थे उनमें कहा गया यदि उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ था तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। या फिर संविधान लागू होने से पहले भारत में वो रहता हो, कितने वर्ष से पहले, 5 वर्ष पूर्व से रहता हो। जब 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में अगर रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। कब, जब हमारा संविधान लागू हुआ था देश स्वतंत्र होने के बाद। ठीक है। देश स्वतंत्र होने के बाद जब ये लागू हुआ था। अब इसी क्रम में हम अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश का विभाजन हो गया, और विभाजन के बाद क्या हुआ, कुछ लोग भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले, तो 6 में किसका दिया गया, पाकिस्तान से भारत आने वाले। तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनको तो नागरिकता ऐसे मिल गई, लेकिन जो इस डेट के बाद में आए उनको नागरिकता एक परमिट के आधार पर 6 माह के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोवाइड की गई। कहा आइए भाई, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, हम किसी को भी अपने साथ रख लेंगे, लेकिन उसको परमिट लेके यहाँ आना पड़ेगा और 6 महीने हम उसके आचरण का निरीक्षण करेंगे। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले वो व्यक्ति जो पहले भारत एक हुआ करता था, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सब एक होते थे। तो उस समय जब भारत का विभाजन हो गया
तो उस समय कुछ लोग उससे पहले पाकिस्तान चले गए थे कि यहाँ दो देश बन रहे हैं, चाहे वहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। फिर बाद में क्या हुआ, 1947 में अगस्त के पहले बहुत मारकाट हुई, बहुत समस्याएं जनरेट हुई। वहाँ पे जो लोग थे वो दहशत में आ गए और पाकिस्तान से लोग भागने लगे और भाग करके फिर से भारत आए। जो पाकिस्तान चले गए थे उन्होंने सोचा अरे बाप रे बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, चलो भैया लौट चलो। अब जब लौटने की बात आई तो कुछ लोग 1 मार्च 1947 से पहले आ गए थे और कुछ लोग 1 मार्च 1947 के बाद आए। जो बाद आए उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करके नागरिकता दी गई, जो पहले आ गए थे उनको तो ऐसे ही नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्रोसेस हुए, एक वो जो पाकिस्तान से भारत आने वाले थे और दूसरा वो जो भारत से पाकिस्तान गए बिजनेस पर्पज या किसी भी पर्पज से, लेकिन फिर वहां से वापस आ गए। उनकी नागरिकता के संबंध में वर्णन करता है। अब अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसको भी तो नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन कब मिलनी चाहिए, जब उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तभी उसको नागरिकता मिलेगी। दूसरा क्या है, दूसरा है कि दूसरे देश उसके माता पिता यहाँ के नागरिक हैं तो मिलेगी। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है दूसरे देश की नागरिकता लेने पे, अब कहता है उनको तो नागरिकता मिल जाएगी जिनके माता पिता यहाँ के नागरिक थे और जन्म उनका भारत में हुआ, चाहे इंग्लैंड में, चाहे यूएसए में, चाहे ब्रिटेन में, क्योंकि उस समय देश के लोग बाहर भी रहते थे, वहाँ भी आंदोलन करते थे और देश के आज़ादी में भाग योगदान दिए थे, तो उनको भी तो नागरिकता चाहिए। अब इसी क्रम में अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 9 कहता है दूसरे देश की नागरिकता लेने पे, दूसरे देश की क्या नागरिकता लेने पे, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाती है। ये भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर भारत से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद अनुच्छेद 10 की बात आती है। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, संसद नागरिकता पर कानून बनाएगी। क्या करेगी, संसद नागरिकता पे कानून बनाएगी। अब जो संसद नागरिकता पे कानून बनाएगी उस कानून के आधार पे ये निर्धारित होगा, क्या निर्धारित होगा, कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं है। अब ये निर्धारित होगा, ठीक है, और जब ये निर्धारित होगा तो उसके लिए कुछ सेवा शर्तें भी हैं। अब वो सेवा शर्तें क्या हैं, ठीक है, एक्चुअली जो ये अनुच्छेद 11 है, ये 11 क्या कहता है कि संसद नागरिकता पर कानून बनाएगी। मतलब कोई भी, ये 10 गलती से लिख गया था, क्या कहते हैं, संसद क्या करेगी, नागरिकता पे कानून बनाएगी कि किस व्यक्ति को नागरिकता देनी है, किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं देनी है। एक और आर्टिकल है, वो है अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 10 कहता है किसी की नागरिकता का बना रहना, क्या कहना, किसी की नागरिकता का बना रहना, क्या, नागरिकता का बना रहना। अब नागरिकता का बना रहने से आशय क्या है, नागरिकता का बना रहने से आशय क्या है, ठीक है, बना रहना, नागरिकता के बना रहने से आशय क्या है, नागरिकता के बना रहने से आशय ये है कि मान लो कोई सरकार आई और उसने कहा कि हम चुनाव जीत गए हैं, अब अगली बार दूसरी पार्टी वाले ना जीते तो दूसरी पार्टी के सारे नेताओं के क्या करे, समाप्त कर दिया नागरिकता, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और जब चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो फिर क्या कहते, किसी पद पे कैसे जाएगा, तो फिर एक छत्र राज हो जाएगा, मतलब उनके अलावा कोई दूसरा शासन कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे के लिए क्या था कि जो संविधान निर्माता थे वो बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ऐसे समाप्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो किसी देश विरोधी गतिविधि में संलग्न ना हो, ठीक है, तब तक किसी भी व्यक्ति की, भारतीय की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। और इसी क्रम में क्या हुआ, इसी क्रम में हुआ कि जब संसद को अधिकार दे दिया गया आर्टिकल 11 के द्वारा, क्या अधिकार दे दिया गया आर्टिकल 11 के द्वारा, कि संसद उस पर कानून बनाएगी, तो संसद ने एक नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। क्या बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, लेकिन वो जल्दबाजी में बना दिया गया, उसमें
आगे पीछे की चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। इससे कई समस्याएं बाद में उत्पन्न हुई और उसमें कई तरह के संशोधन करने पड़े। लेकिन जो मुख्य संशोधन कब से शुरू हुआ, इसे ही पहला माना जाता है, ये 1986 में। तो नागरिकता 5 प्रकार से ये अधिनियम किसी को नागरिकता देता है। कौन सा? जन्म के आधार पे। किस आधार पे? बाई बर्थ। किसी को जन्म के आधार पे नागरिकता देता है। जन्म के आधार पे कहता है पहले किसी का भी जन्म भारत में हो गया वो नागरिक उसे मान लिया जाएगा, लेकिन बाद में इसे पता चला कि यार ये तो बहुत खराब बात है। पता कब चला? 1946 में। बताओ, इतने साल बाद पता चला कि यार ये हमने गलत बना दिया था। तब उसमें संशोधन हुआ, कहा उनमें से अगर किसी के माता पिता भारत के नागरिक हैं तभी उसे का बच्चा अगर यहाँ जन्मा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये नहीं कि कोई ताजमहल देखने आया, लाल किला देखने आया तो उसको भारत का नागरिक मान लिया गया। या कोई व्यक्ति अपनी क्या कहते हैं कि बीवी को यहाँ छोड़ गया तो यहाँ जन्म हो गया तो उसको नागरिक मान दिया जाएगा, ऐसा नहीं माना जाता। इसलिए इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। फिर एक संशोधन और किया गया 2003 में, और कहा गया कि माता पिता दोनों में अगर वैलिड है यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए तभी उनको नागरिक माना जाएगा, उनके बच्चों को ऐसे नहीं माना जाएगा। अरे एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ने आया भारत किसी दूसरे देश का और उसने यहाँ पढ़ाई के साथ साथ क्या किया? शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उसका बच्चा हो गया, अभी पिताजी को नागरिकता मिली नहीं, माताजी को नागरिकता मिली नहीं, तो उनके बच्चे को नागरिकता कैसे दे दी जाए? ठीक है, इस बात पे भी संशोधन हुआ और इस संशोधन के आधार पे जब उन्हें वैलिड माना जाएगा कि हाँ ये वैलिड है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तभी उनके बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। दूसरा है वंश के आधार पे, बाई डिसेंट। अगर किसी का माता पिता यहाँ पहले रहते थे, कहाँ? भारत के नागरिक हैं या भारत के नागरिक थे, तब उन्हें क्या किया जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन पहले केवल पिता के आधार पे माना जाता था। किसके आधार पे? अगर पिता भारत का नागरिक है तभी माना जाएगा। कोई मान लो विदेश चला गया और वहाँ शादी कर लिया और इसके बाद उसके बच्चे पैदा हुए तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन कोई लड़की अगर चली गई विदेश, वहाँ शादी कर लिया तो उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। इसमें बड़ा विवाद हुआ, कई केसेज आए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तब जाकर के इसमें एक संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992 में। और इस संशोधन के थ्रू का क्या कहा गया कि अगर माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। किस आधार पे? वंश के आधार पे। जैसे सानिया मिर्जा की बात करें उदाहरण में, तो सानिया मिर्जा भारतीय थी, उसने पाकिस्तानी से शादी की। अब उसने पाकिस्तान की नागरिकता ली कि नहीं ली, लेकिन उसके पास अभी भारत की नागरिकता है, तो अब उसके जो बच्चे होंगे उनको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तब जब उस समय तक 18 साल पूरे होने तक उनके माता पिता की नागरिकता भारत में बनी रहेगी। तब नेक्स्ट है पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है? किसी को भारत का नागरिक कैसे माना जाएगा? पहले शुरू में जब देश आज़ाद हुआ था तो 6 माह कोई बाहर से आया, 6 महीने के लिए रखा गया था कि 6 महीने में तक यहाँ रह के देखेंगे, अगर वो सही है तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन बाद में इस समय अवधि को बढ़ा दिया गया और कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में यह समय अवधि कितनी है? 7 वर्ष है। मतलब कोई 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो तभी वो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है, नहीं तो वो आवेदन नहीं कर सकता। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी जाँच होती है, तब उसे नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है। देशीकरण में क्या है? नेचुरलाइजेशन में क्या है? कोई व्यक्ति कला और विज्ञान का विशेषज्ञ है। किसका? कला और विज्ञान का विशेषज्ञ है, और कला और विज्ञान के विशेषज्ञ के साथ साथ उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान है। 22 में से कोई एक भारतीय भाषा जो संविधान में उल्लिखित है वो आती है, और 10 वर्ष से भारत में रह रहा है। ठीक है, और देश विरोधी किसी गतिविधि में शामिल नहीं है, और उसे 2 साल की किसी न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुनाई गई, तो उसे क्या किया जाएगा? देशीकरण के माध्यम से उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। देशीकरण का मतलब यह है कि वो भारत की कला, संस्कृति और भाषाओं से प्रेम करता है, और यहाँ से प्रेम होने की वजह से वो यहाँ रह रहा है, यानी कि वो हमारे देश में देशी हो गया है, इसलिए उसको देशीकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अर्जित भूमि। और किसी भूभाग पे अगर भारत कब्जा कर लेता है या भारत को कोई भूभाग मिल जाता है तो उसमें भी जो नागरिकता मिलती है
वो उस आधार पर मिलती है कि वो भूभाग भारत में शामिल हो गया। जब भूभाग भारत में शामिल हो गया तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी भारत को नागरिकता देनी पड़ती है। इसी आधार पे 1975 में सिक्किम को भारत में 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और वहाँ के नागरिकों को भारत का नागरिक घोषित कर दिया गया। आज तक किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। नागरिकता का समाप्त होना, अभी तक नागरिकता को प्राप्त करना था, अब यहाँ क्या है, नागरिकता का समाप्त होना। नागरिकता का समाप्त होना 3 तरह से हो सकता है। पहला कौन सा, कि कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर दे यानी छोड़ दे, या फिर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता भारत में स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्या है, बर्खास्ती के द्वारा सरकार किसी को टर्मिनेट कर दे, किसी की नागरिकता को हटा दे, जैसे कोई आतंकवादी है या देश विरोधी गतिविधि करता है, इस वजह से उसे क्या कर दिया जाए, उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए। फिर एक और, नागरिकता से वंचित रखना। तीसरा तरीका क्या है, नागरिकता से क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। वंचित करने से तात्पर्य है कि पंजीकरण में उसने कोई तथ्य छुपाया था, यानी कि फर्जी तरीके से पंजीकरण करा के नागरिकता हासिल की थी, या विदेश में 7 वर्ष से बिना भारत सरकार को बताए रह रहा है, ठीक है, और 2 वर्ष की किसी न्यायालय में सजा मिली थी, उसको छुपा लिया, तो ऐसी कंडीशन में उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है। नागरिकता ना रहने पे, अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता ना रहे तो फिर क्या होगा, नागरिकता ना रहने पे क्या होता है, वह देश में रह सकता है, किसी भी देश में, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता, किसी संवैधानिक पद पे बैठ नहीं सकता है, या किसी भी प्रकार के क्या कहते हैं कि चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ठीक। नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है, ये कुछ फैक्ट है। और यूएसए में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, एक उस देश की और एक उसकी, किसकी, उस देश की, या दूसरी कैसी नागरिकता, जो वो संयुक्त राज्य है, मतलब यूएसए है, ठीक है, उसकी। और दूसरा अधिनियम 1955 क्या कहता है, भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें पहला संशोधन कब हुआ, 1986 में माना जाता था, हुए तो उससे पहले भी कोशिश की गई लेकिन उन्हें माना नहीं गया। इसके अलावा प्राप्ति की विधि, नागरिकता प्राप्ति की कितनी विधियां हैं, 5 विधियां हैं। समाप्ति की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। एनआरआई क्या होता है, अप्रवासी भारतीय, जो पहले भारत का नागरिक था अब वो दूसरे देश में रहने लगा है। ओसीआई क्या होता है, ओवरसीज इंडियन, वो जो 15 साल के वीजे पे किसी दूसरे देश में रहने चले गए हैं, उसमें से कुछ देशों को छोड़ दिया जाता है, बाकी देश वालों को पुराना यहाँ का नागरिक माना जाता है। तीसरा क्या है, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके दादा दादी या परदादा दादी यहाँ के पहले नागरिक थे, उनको आसानी से अगर केवल वो 7 वर्ष भारत में रहने लगे तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि संविधान के भाग 2 पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, और भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप पे बात की। सिटीजनशिप का सबसे पहले वर्णन किसने किया था, अरस्तू ने किया था। इसके बाद भारत को स्वाधीनता के बाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ तो कितने लोगों को नागरिकता प्रदान की गई, इसके बाद किस तरह से 1955 के अधिनियम द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, इस बारे में हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन किए। ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे एनआरसी वाला केस, सीए वाला केस, इन बारे में बाद में बात करेंगे। बस इस लेक्चर में इतना ही। आप क्वेश्चन करिएगा, कोई समस्या हो कमेंट करिएगा, कोई फैक्ट अगर कहीं गलत लगे तो उस पर भी कमेंट करिएगा। पहले वीडियो में कोई चीज़ अगर गलत हो गई हो तो उसको भी बताइएगा। मैंने देखा था कि पहले वीडियो में एक फैक्ट गलत है, आप लोग उस पर ध्यान दिए नहीं, कमेंट में मुझे बताए नहीं, तो मैंने उसमें सुधार किया नहीं। इसलिए आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप उसको पुनः देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होंगे, जैसे टीईटी है, सुपर टेट है, लेखपाल है, पुलिस है, एसआई है, तमाम सारी भर्तियों के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपको इससे सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नागरिकता के प्रश्न इसमें से गलत नहीं होंगे। हम लोग इसके आगे इनके क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए।